हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम CHS सेंटर एग्जाम क्लास 9th और क्लास 11th के लिए इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिनमें से दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3 होने वाला है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने दोस्तों वो नहीं देखे तो उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा, उनसे भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा, ताकि आपका दोस्तों कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। मार्क द रोंगली स्पेल्ट वर्ड, यानी दोस्तों ऐसा वर्ड आपको बताना है जिसकी स्पेलिंग क्या है, रोंग है। पहला है दोस्तों लगेज, दूसरा है बैगेज, तीसरा है एंगेज, चौथा है दोस्तों सेवेज। तो इनमें से दोस्तों किस वर्ड की स्पेलिंग रोंग है, ये आपको बताना है। दोस्तों, लगेज और बैगेज का एक ही मतलब होता है सामान। इनकी स्पेलिंग दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे सही है। और दोस्तों, जो एंगेज है, एंगेज की दोस्तों यहाँ पे स्पेलिंग है जो गलत लिखी हुई है, क्योंकि दोस्तों एंगेज में डबल जी नहीं आता बल्कि ENGAGE सिंगल जी आता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एंगेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी को अट्रैक्ट करना, टू अट्रैक्ट समबडी। तो किसी को अट्रैक्ट करना यानी किसी को एंगेज करना, आपने सुना होगा, किसी को अट्रैक्ट करना इसका मीनिंग होता है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और सैवेज की बात करें दोस्तों, सैवेज का मतलब होता है दोस्तों असभ्य लोग होते हैं, जो जंगली टाइप के, अनसिविलाइज्ड उनको बोल सकते हैं। ठीक है ना, वो होता है सैवेज का मतलब। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, He is like a snake in the grass for our family. He is like a snake in the grass for our family. The underline portion means, यानी दोस्तों ए स्नेक इन द ग्रास, ये दोस्तों एक मुहावरा हिंदी में अगर कहें, इसका मतलब आपको बताना है। पहला है दोस्तों ए क्लोज फ्रेंड, दूसरा है ए डिस्टेंट रिलेटिव, तीसरा है ए स्टूपिड पर्सन, और चौथा है दोस्तों ए हिडन एनिमी। तो आपको बताना है दोस्तों ए स्नेक इन द ग्रास। जैसे दोस्तों हिंदी में एक मुहावरा होता है आस्तीन का सांप, तो सिमिलरली वही यहाँ पे काम है। आस्तीन का सांप यानी दोस्तों कपटी मित्र, यानी ऐसा मित्र दोस्तों जो ऊपर से तो मित्र है लेकिन अंदर ही अंदर दोस्तों दुश्मन होता है। तो ए स्नेक इन द ग्रास, उसके लिए मुहावरा यूज किया जाता है। यानी इंग्लिश में बात करेंगे तो ए हिडन एनिमी इसका आंसर हो जाएगा। ए हिडन एनिमी, ऑप्शन डी दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। हिडन एनिमी का मतलब यही दोस्तों छुपा हुआ, मतलब कि दुश्मन। बाहर से दोस्त लगता है लेकिन अंदर से दुश्मन है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, द मैन वॉज एब्जॉर्ब्ड डैश हिज वर्क। यहाँ पे दोस्तों आपको प्रीपोजिशन बतानी है, कौन सी आएगी। द मैन वाज एब्जॉर्ब्ड डैश हिज वर्क। दोस्तों एब्जॉर्ब्ड के साथ हमेशा इन आएगा, आपको ध्यान में रखना है। ये फिक्स्ड प्रोपोजिशन है। एब्जॉर्ब्ड के साथ क्या आता है दोस्तों, इन आता है। एब्जॉर्ब्ड इन होगा, यानी दोस्तों ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये फिक्स प्रोपोजिशन है। कुछ दोस्तों फिक्स प्रोपोजिशन होते हैं, उनको याद रखना है। जैसे लीड है दोस्तों, LEAD लीड, लीड के साथ दोस्तों टू लगता है। तो जहाँ भी लीड आपको दिखाई दे तो वहाँ पे दोस्तों आपको टू लगा देना है। ऐसे दोस्तों टायर्ड, टायर्ड अगर आपको दिखे और उसके बाद प्रीपोजिशन लगानी है तो टायर्ड के बाद क्या लगाना है, ऑफ लगाना है। ऐसे दोस्तों एक LAND लैंड होता है, इसके बाद लगाना है ऑन प्रीपोजिशन। तो कुछ प्रीपोजिशन फिक्स होती है दोस्तों, आपको याद रखना है। एब्जॉर्ब्ड इन यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डोंट टच दिस। डोंट टच दिस, इसका दोस्तों आपको पैसिव वॉइस बताना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों यू शुड नॉट टच दिस, दूसरा है दिस डजंट बी टच्ड, तीसरा है दिस मस्ट नॉट बी टच्ड, चौथा है दोस्तों यू डोंट टच दिस। तो आपको बताना है सही पैसिव वॉइस कौन सी होगी। सबसे पहली बात तो दोस्तों पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और आप यहाँ पे देख सकते हो पहले में और चौथे में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हमारे कट हो गए। यहाँ पे दोस्तों दूसरे और तीसरे में टच्ड लिखा है, यहाँ पे सही है। और दोस्तों जब इस टाइप का सेंटेंस होता है और उसको हम दोस्तों पैसिव में बदलते हैं तो दोस्तों बी भी यहाँ साथ में लगता है, और बी दोस्तों दोनों में यूज हुआ है। लेकिन डज नॉट बी नहीं आएगा बल्कि मस्ट नॉट बी आता है। क्या आता है, मस्ट नॉट बी। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डोंट टच दिस यानी कि दिस मस्ट नॉट बी टच्ड, यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द वर्ड लैंडमार्क मीन्स द सेम एज, यानी जो लैंडमार्क वर्ड है दोस्तों इसका मीनिंग वही होता है जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। इनमें से किसका होता है। पहला है हाई प्लेस, दूसरा है मार्कर, तीसरा है हिल टॉप, चौथा है दोस्तों लैंडलॉर्ड। तो आपको बताना है लैंडमार्क का मीनिंग किसके सिमिलर है। दोस्तों लैंडमार्क का मतलब होता है, यानी जैसे आपने सुना होगा, जब कोई भी मतलब पहचान चिन्ह आप मान सकते हो, यानी कोई भी एक सिंबल मान सकते हो कि जो कि फेमस चीज़ है, तो इसको लैंडमार्क के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी पहचान चिन्ह के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे आपको किसी को रास्ता बताना हो तो आप कहोगे कि वो जो गेट है, या वो स्कूल है, या वो मंदिर है, तो ये लैंडमार्क यानी पहचान चिन्ह है जो पहले जानते हैं लोग। तो
अगर इसका दोस्तों सेम मीनिंग वाला शब्द देखें तो वो मार्कर होगा। मार्कर का भी दोस्तों ऐसा ही मीनिंग होता है, यानी कोई मार्क की हुई चीज़, यानी कि कोई पहचान चिन्ह, यानी ऑप्शन भी दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पीछे दोस्तों रोंगली वाला आया था, अब यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपसे पूछे कि किसकी स्पेलिंग सही है। तो दोस्तों वो कैब से क्वेश्चन आते हैं, जो जितने भी दोस्तों वर्ड हैं उनकी स्पेलिंग आप अच्छे से याद कर लेना कि किस स्पेलिंग में क्या आएगा, ठीक है ना। इससे दोस्तों क्वेश्चन जरूर आते हैं। पहला दोस्तों एक्यूमुलेट, दूसरा एग्जैगरेट, तीसरा आर्बिट्रेरी, चौथा दोस्तों सीज। इसमें आपको बताना है सही कौन सा, यानी 3 गलत है, 1 सही है। दोस्तों सबसे पहले देखिए एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट में दोस्तों डबल एम लिखा है लेकिन सिंगल सी लिखा है, जो कि गलत है, क्योंकि दोस्तों एक्यूमुलेट में डबल सी आता है, एक्यू, ठीक है ना, डबल सी आता है और एम दोस्तों अकेला आता है, तो एक्यूमुलेट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं एग्जैगरेट। दोस्तों एग्जैगरेट जो लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है, एग्जैगरेट में डबल जी आता है, तो यह हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इनको भी देख लो ताकि अगर आपके एग्जाम में आए आपका गलत ना हो। आर्बिट्रेरी में दोस्तों ARB के बाद ई नहीं आता बल्कि आई आता है, आर्बिट्रेरी होता है, ठीक है ना, आर्बिट्रेरी इसको बोल देते हैं, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। सीज में दोस्तों SE पहले आएगा, आई बाद में आएगा, सीज ऐसे होता है, जब्त करना, ठीक है ना, तो इनकी स्पेलिंग भी आपको ध्यान में रखनी है। तो एग्जैगरेट आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द वर्ब ऑफ द वर्ड हीप। हीप है जो दोस्तों, इसको नाउन के रूप में भी यूज किया जाता है और वर्ब के रूप में भी। तो हीप का मतलब दोस्तों ढेर होता है अगर नाउन के रूप में यूज किया जा इसको करें, और दोस्तों अगर वर्ब के रूप में करेगा तो आपको बताना है क्या इसको लिखेंगे, हीप लिखेंगे, हीप लिखेंगे, हीपी लिखेंगे, फिर हिप ये वाला स्पेलिंग लिखेंगे। तो आपको बताना है कि इसकी जो वर्ब फॉर्म है वो कौन सी होगी। दोस्तों मैंने आपको बताया नाउन में इसको ढेर कहते हैं, और ढेर लगाना अगर हम बोलेंगे ढेर लगाना तो दोस्तों इसका वर्ब बन जाएगी, तो हीप ही यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फिर हीप्स भी लिख सकते हैं, हीपिंग भी लिख सकते हैं, हीप्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन इनमें से दोस्तों हीप आएगा क्योंकि बाकी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन भी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेंटेंस ही वाज एज ब्रेव एज ए लोयन। यहाँ पे दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच यानी हिंदी में बोले तो अलंकार आपको बताना है, ही वाज एज ब्रेव एज लोयन, यानी वह इतना बहादुर था जैसा कि लोयन हो। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, पहले ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, मेटाफर, हाइपरबोले, पर्सनिफिकेशन या फिर सिमिली। तो दोस्तों आपको बताया था जहाँ पे भी एज आ जाए, लाइक एज आ जाए या एज आ जाए, वहाँ पे दोस्तों कौन सा अलंकार बोल लो, ये फिर फिगर ऑफ स्पीच होगा सिमिली। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पर्सनिफिकेशन दोस्तों आपको पता है मानवीकरण में होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन दोस्तों इसका एडजेक्टिव फॉर्म आपको बताना है, एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल, ये दोनों दोस्तों एक्सेप्शनल है लेकिन फर्स्ट वाली स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना। उसके बाद एक्सेप्शनली, तो आपको बताना है दोस्तों एक्सेप्शन का एडजेक्टिव क्या होगा, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, एक्सेप्शन का एडजेक्टिव होता है एक्सेप्शनल, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो फिर दोस्तों वो कैब का क्वेश्चन आ गया, करेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है कौन सी स्पेलिंग सही है। सैक्रिन की स्पेलिंग आपको बतानी है, SACCHARIN, या फिर SAKARIN, या फिर SACHARIN, या फिर SAAKRIN। तो सैक्रिन की दोस्तों सही स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, SACCHARIN होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द ईडियम। दोस्तों एक ईडियम है आपको कंप्लीट करना है, यहाँ पे दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, एज यू सो डैश, यानी एज यू सो, जैसा आप बोओगे तो वैसा ही आप काटोगे, ये दोस्तों हिंदी में होता है। तो इंग्लिश में दोस्तों क्या आएगा, यू में रीप आएगा, यू में अर्न, यू शैल अर्न, या यू शैल रीप आएगा। तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा। पहली बात तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो रीप आएगा ना कि अर्न आएगा, तो बीच वाले दो तो वैसे ही कैंसिल हो गए। अब आपको बताना है यू में रीप आएगा या यू शैल रीप आएगा। दोस्तों वैसे असल में क्या होता है, एज यू सो सेल यू रीप, सो सेल यू रीप होता है, लेकिन यू अगर इसको दोस्तों यू सेल रीप भी हम लिख सकते हैं, तो यू सेल रीप या सेल यू रीप हो गया। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी एज यू सो यू सेल रीप, या एज यू सो सेल यू रीप, तो जो दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी दोस्तों आपका सही है, यानी सेल आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो बहुत ही दोस्तों इजी क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन देखते ही आपको पता चल रहा होगा, जो हु है, हु हो गया, विच हो गया, है ना, WH फैमिली वाले होते हैं जो, ये दोस्तों इंटेरोगेटिव होते हैं, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है
फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेजल वर्ब। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब आपको बतानी है कौन सी आएगी। द कंप्यूटर ऑलवेज डैश, कंप्यूटर हमेशा क्या होता है आपको बताना है। ब्रेक्स डाउन, ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन का मतलब है दोस्तों कोई भी मतलब मशीन होगी या कोई भी चीज़ है वो काम करना बंद कर देती है, किसी उसके अंदर कोई दिक्कत आ जाती है, कोई फॉल्ट आ जाता है, ठीक है ना, तो मतलब काम करना बंद कर देती है, खराब हो जाती है, इस टाइप से आप मान सकते हो। और ब्रेकअप ये तो बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको पता होगा ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, कोई रिलेशनशिप को किसी के साथ रिलेशनशिप एंड कर लेना। ब्रेक्स इन, ब्रेक इन का मतलब क्या होता है, यानी किसी को डिस्टर्ब करना, किसी चीज में इंटरप्ट करना है ना बीच में, उसको बोलते हैं ब्रेक्स इन। ब्रेक ऑफ का मतलब दोस्तों ये ऑफ जहां भी आ जाए ना, ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को किसी से अलग करना, तो ब्रेक्स ऑफ का मतलब भी यही होता है दोस्तों। जैसे आपने चाकू से फल काटा तो काटने के बाद दो अलग अलग टुकड़े हो गए, ये कोई चीज तोड़ दी, तोड़ने के बाद अलग हो गए, यानी किसी चीज को एक चीज से अलग कर देना, बल लगा के, फोर्स लगा के, उसके लिए हम ब्रेक ऑफ यूज करते हैं, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा द कंप्यूटर ऑलवेज। तो कंप्यूटर ऑलवेज क्या होता है, वो क्या मतलब कि वर्क करना स्टॉप कर देता है किसी फॉल्ट के कारण, यानी ब्रेक्स डाउन। यहाँ पे आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रोस्क्रिप्शन। प्रोस्क्रिप्शन वर्ड का दोस्तों सिनोनिम आपको बताना है। पहला दोस्तों रेस्ट्रिक्शन, दूसरा सजेशन, तीसरा अलोयंस, चौथा दोस्तों प्रीमोनिशन। तो सबसे पहले दोस्तों प्रोस्क्रिप्शन का आपको मतलब पता होना चाहिए और इन सब का मतलब पता होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे कौन सा सिनोनिम है कौन सा एंटोनिम है। प्रोस्क्रिप्शन का मतलब होता है दोस्तों कोई चीज को बैन करना, इसको प्रोहिबिशन भी बोलते हैं, यानी बहिष्कार करना, किसी का मना करना, ठीक है ना, यानी बैन करना। रेस्ट्रिक्शन का मतलब भी दोस्तों ऐसा ही होता है, किसी को मना कर देना, ठीक है ना। सजेशन तो सुझाव होता है। अलोवेंस यानी किसी को आने देना, अलो करना। अलो का उल्टा दोस्तों प्रोस्क्रिप्शन या रेस्ट्रिक्शन होता है। और प्रीमोनिशन, प्री का मतलब दोस्तों पहले, पूर्व। तो प्रीमोनिशन का मतलब क्या होता है, मान लो कोई संकट आने वाला है, कोई दुविधा आने वाली है, उसका पहले अनुमान लगा लेना, पूर्व अनुमान लगा लेना, है ना, या फिर पूर्व बोध कह सकते हैं, उसको प्रीमोनिशन कहते हैं। अब दोस्तों प्रोस्क्रिप्शन का मतलब भी क्या है, मना करना, यानी किसी को प्रोहिबिट करना, बहिष्कार करना। और रेस्ट्रिक्शन का भी मतलब यही है। तो इसका मतलब दोस्तों रेस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। और अलोवेंस की बात करिए, इसका दोस्तों एंटोनिम हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों पहले ही प्रैक्टिस सेट में ऐसा मैंने क्वेश्चन करवाया था। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल विद एप्रोप्रिएट वर्ब। 16 मील्स डैश ए लॉन्ग, 16 मील्स माइल्स बोल दो या मील, 16 माइल्स डैश ए लॉन्ग वॉक, इन जो 16 मील की दूरी है वो एक लंबी दूरी है। तो दोस्तों ये आपको ना मैंने पिछली वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था। 16 मील की दूरी है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सिंगुलर आएगी, यानी आर और वर्ब तो ऐसे ही कट गया। तो 16 मील क्या है, एक लंबी दूरी है, तो इज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे माइल्स देख के आर कर देते हैं, लेकिन दोस्तों 16 माइल्स एक दूरी है जो कि सिंगुलर, यहीं से आप समझ सकते हो ए लॉन्ग वॉक एक लंबी दूरी है, तो यानी कि सिंगुलर ही आएगा। वैसे तो दोस्तों सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ए लॉन्ग वॉक क्या है, मतलब जो 16 माइल्स की दूरी है वो एक लंबी यात्रा है, लंबी दूरी है, तो इस यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी यहाँ पे दोस्तों कुछ 4 सेंटेंस लिखे हैं, कौन सा इनमें से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों आपको जितने भी टेंस हैं, प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट, उनके आगे जो 4 सब टाइप्स हैं, उनके दोस्तों रूल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना, उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। पहला आई एम जस्ट प्लानिंग माई स्ट्रेटजी टू प्ले वेल, दूसरा वी आर फेसिंग चैलेंजेस, तीसरा दे शैल बी परफॉर्मिंग टुमारो बाय दिस टाइम, चौथा वी हैव बीन रिहर्सिंग द प्ले सिंस जनवरी 2017। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रूल पता होना चाहिए, इसमें सब्जेक्ट आता है, वो तो सब में आता है, ठीक है ना। इसमें क्या आता है दोस्तों, हैज़ हैव बीन आता है, बीन आता है, हैज़ या फिर हैव बीन। अब यहाँ पे दोस्तों पहले में नहीं आया, दूसरे में नहीं आया, तीसरे में शैल बी यहाँ भी नहीं आया, चौथे में हैव बीन आ गया। तो यहाँ से पता चल गया, यानी कि दोस्तों चौथे वाला क्या हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। दूसरा दोस्तों हैव बीन तो आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बिल्कुल लिखा हुआ है। फिर दोस्तों सिंस या फोर आता है, बिल्कुल सिंस है। फिर यहाँ पे टाइम या डेट आती है, वो भी लिखा है। तो ऑप्शन डी वाला दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कौन सा दोस्तों एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस है। यू आर क्लेवर, आर यू बिजी, बी केयरफुल, हाउ क्लेवर ही इज, हाउ क्लेवर ही इज। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, हाउ क्लेवर ही इज और आर यू बिजी, ये दोनों तो कैसे इंटेरोगेटिव आपको दिखाई दे रहे होंगे, कैसे इंटेरोगेटिव। लेकिन दोस्तों जो यू आर क्लेवर है
ये वाला जो सेंटेंस है सिंपल है यानी कि डिक्लेरेटिव है, तो ऑप्शन ही आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन भी दोस्तों आपको आनी चाहिए, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग इन द स्कूल डैश द लास्ट 5 ईयर्स। तो एक बात आपको पता चल रहा है दोस्तों, आई हैव बीन स्टडिंग, यहाँ पे हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और टाइम भी आया है और यहाँ पे सिंस या फॉर में से कोई एक आएगा। ये दोस्तों क्या है, आपको अभी बताया था मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूस टेंस है उसका एग्जांपल है। तो यहाँ पे दोस्तों या तो सिंस आएगा यानी ऑप्शन ए, या फिर फोर आएगा, ये आपको बताना है। अब दोस्तों इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सिंस कब लगता है और फोर कब लगता है। सिंस दोस्तों तब लगता है जब आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए दोस्तों सिंस लगता है, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समय अवधि के लिए दोस्तों फोर लगता है। अब दोस्तों लास्ट 5 ईयर्स, जहाँ भी दोस्तों आपको लास्ट दिखाई देना, लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट मंथ, तो वहाँ पे दोस्तों सिंस लगता है, आपको ध्यान में रखना है। अगर अकेला 5 ईयर्स होता तब दोस्तों हम फोर लगाते, लेकिन लास्ट 5 ईयर हमें पता है कौन से 5 ईयर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों सिंस का यूज करेंगे, ऑप्शन ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और कभी कभी दोस्तों हम दोनों का यूज भी कर लेते हैं सेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम सिंस का यूज करेंगे, तभी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ वर्ड नाइफ। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज भी आपको कर सकता है। ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। नाइफ का दोस्तों आपको क्या बताना है, प्लूरल। पहला दोस्तों नाइफ, दूसरा नाइफ्स, दूसरा नेव्स, तीसरा नाइफ्स। तो आपको बताना है नाइफ का प्लूरल क्या होगा। अगर आप दोस्तों ऑप्शन डी चुन रहे हो तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब दोस्तों नाइफ का प्लूरल हम करेंगे तो नाइफ्स बनेगा, लेकिन नाइफ्स बनेगा, एफ नहीं आएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, वी में चेंज हो जाएगा, आई वी ई में चेंज हो जाएगा, तो नाइव्स बनेगा। यानी दोस्तों ऑप्शन बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो आर्टिकल दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं आपके, लेकिन इजी भी तभी कर पाओगे जब आपको इसका थोड़ा नॉलेज होगी, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इजी, और इसमें इजीली आप नंबर भी ले सकते हो आर्टिकल में, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ जरूर लेना। दिस इज डैश अनयूजुअल प्रॉब्लम दैट गवर्नमेंट शुड फाइट आउट। तो यहाँ पे दोस्तों अनयूजुअल लिखा है, अनयूजुअल, अन अ से पढ़ता है अनयूजुअल। तो अ दोस्तों क्या है कि वोवल साउंड है। कैसी साउंड है, वोवल साउंड है, ठीक है ना। अ से लेके जो अ तक होते हैं वो वोवल साउंड होते हैं, अ आ ई, ठीक है ना। तो जब भी वोवल साउंड होती है तो वहाँ पे हम एन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एन। तो इसका मतलब दोस्तों दिस इज एन अनयूजुअल प्रॉब्लम आ जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है फिल इन द ब्लैंक इन द क्वेश्चन विद एप्रोप्रिएट वर्ब। तो यहाँ पे दोस्तों वर्ब बतानी है कौन सी आएगी। एदर ही और आई डैश मिस्टेकन, एदर ही और आई डैश मिस्टेकन। दोस्तों इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। पहले भी कई वीडियो मैंने आपको बताया है, जब भी आपको एदर और दिखे, ठीक है ना, ये फिर नीदर या नेदर इसको बोल सकते हैं, नीदर नोर दिखे, ठीक है ना। एक होता है दोस्तों ये, फिर आपको क्या दिखे दोस्तों, नॉट ओनली बट आल्सो दिखे, नॉट ओनली बट आल्सो। ये तीन दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं, नॉट ओनली बट आल्सो जब भी आपको दिखे। तो जब भी यहाँ पे आपको पूछेगा वर्ब कौन सी आएगी, ठीक है ना, इसके बाद तो वर्ब दोस्तों वही आती है यहाँ पे जो पास वाला दोस्तों सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। यानी वर्ब दोस्तों किसके अकॉर्डिंग आती है, जो बिल्कुल इसके पास सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अगर यहाँ पे आई लिखा है तो आई के अकॉर्डिंग आएगी, अगर यहाँ पे ही लिखा है तो ही के अकॉर्डिंग। यानी और के बाद जो लिखा होता है, नोर के बाद या बट और आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग आगे वर्ब आती है, आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बात करें एदर ही और आई डैश मिस्टेकन। अब यहाँ पे लिखा या तो मैं, ये तो आप, तूने या मैंने गलती की है, तो उसने या मैंने गलती की है ना, ये तो उसकी गलती है मेरी। तो एदर ही और आई, तो यहाँ पे आई लिखा है दोस्तों पास में, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी। तो आई के साथ आर नहीं लगता, इज नहीं लगता, आई के साथ लगता है एम, तो आई एम मिस्टेकन, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों रूल आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है विच इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच आपको बतानी है। ही सेड दैट विल डू, दैट विल डू। तो दोस्तों आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो विल है वो इनडायरेक्ट में जब उसको चेंज करते हैं तो वुड हो जाता है, लेकिन कब, जब यहाँ पे ही सेड यानी पास्ट लिखा हो, तो ये पास्ट है तो वुड बनेगा। अब दोस्तों वुड पहले में है और दोस्तों तीसरे में है, यानी इन दोनों में से कोई ना कोई आपका यहाँ पे आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे ही सेड ही वुड डू। अब यहाँ पे दोस्तों ही आ गया, ही तब आता जब यहाँ पे आई लिखा होता, क्योंकि ही का, आई का ही बनता है अगर यहाँ पे, मतलब कि जैसे यहाँ पे ही सेड है, उसने कहा, क्या कहा कि मैं ऐसा हूँ, तब दोस्तों मैं किसने कहा, उसने, तब मैं को हम ही बदलते। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आई तो लिखा नहीं है, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ही तो नहीं आएगा। तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट वाला भी आपका दोस्तों यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अब एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों सी, ही सेड दैट वुड डू, दैट वुड डू आएगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पोल्यूटेट।
पोल्यूटेट का मीनिंग आपको बताना है। पोल्यूशन होता है दोस्तों प्रदूषण, और पोल्यूटेट यानी प्रदूषण फैलाना, है ना। टू स्प्रे एंड स्प्रेड रैपिडली, या टू स्प्रे, या टू पुल एंड लेवल, या टू पुट इन पायरी एंड बर्न। तो टू स्प्रे एंड स्प्रेड रैपिडली यानी प्रदूषण फैलाना, है ना, गंदा करना किसी चीज को और वो भी तेजी से, तो उसको बोलते हैं पोल्यूटेट। ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड सिलेबस। सिलेबस वर्ड का प्लूरल आपको बताना है। देखो दोस्तों, प्लूरल सिंगुलर प्लूरल भी आपके आए हुए हैं, तो जो भी दोस्तों सिंगुलर प्लूरल है मुश्किल वाले उनको आपने अच्छे से कर लेना है, जो एक्सेप्शनल होते हैं। जैसे एक तो सिंपल होते हैं, किसी के पीछे एस लग जाता है, किसी के पीछे ई एस लग जाता है, ये तो बहुत ही बच्चों वाले हैं। लेकिन दोस्तों जैसे भी नाइफ आया था, इस टाइप के जो थोड़े एक्स्ट्रा लेवल के हैं उनको आपने अच्छे से कर लेना है। सिलेबस का क्या होगा, सिलेबियस, ये फिर सिलेबल से तो बिल्कुल भी नहीं, ये सिलेबी, ये दोस्तों सिलेबी, यहाँ पे वाई लिखा है, तो कौन सा दोस्तों सिलेबस का प्लूरल होगा। दोस्तों इसके दो प्लूरल होते हैं, एक तो सिलेबी इसको बोल देते हैं सिलेबी, ठीक है ना, क्या बोलते हैं सिलेबी, और एक दोस्तों सिलेबसेस भी इसको बोल देते हैं, ईएस भी इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेबी यहाँ पे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे दोस्तों रेडियस होता है, रेडियस ये भी आपको ध्यान में रखना अगर आ जाए। रेडियस दोस्तों क्या होता है, सिंगुलर होता है त्रिज्या, लेकिन जब बहुत सारी त्रिज्याएं होती हैं हमें दिखाना, तो उसको दोस्तों रेडियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियाई, ठीक है ना, रेडियाई बोलते हैं, रेडियस से नहीं बोलते हैं। ऐसे ही दोस्तों एक होता है फोकस। फोकस आपने पढ़ा होगा, जो लाइट वाला चैप्टर है साइंस में, ठीक है ना, उसमें आता है दोस्तों फोकस ऑफ लेंस या फोकस ऑफ मिरर। तो फोकस का दोस्तों जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, फोकाई, यानी यहाँ पे आई आ जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, द साइक्लोन डिवोर्ड एनीथिंग स्टैंडिंग इन इट्स वे विच फिगर ऑफ स्पीच एम्प्लॉयड हेयर। तो यहाँ पे आपको बताना है फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है दोस्तों। द साइक्लोन डिवोर्ड एनीथिंग स्टैंडिंग इन हिज वे, इन इट्स वे, यानी दोस्तों जो साइक्लोन है, चक्रवात है, उसने अपने रास्ते में जो भी चीज़ें खड़ी थी, ठीक है ना, स्टैंडिंग लिखा है, जो भी चीज़ें उसके रास्ते में खड़ी थी उन सबको निगल लिया। अब चक्रवात ने दोस्तों चीज़ों को निगल लिया, यानी यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो, पहला मेटाफर, दूसरा मेटोनिमी, तीसरा पर्सोनिफिकेशन, चौथा सिमिली। तो चक्रवात ने कोई चीज़ निगल ली। अब चक्रवात दोस्तों क्या है, अब निगलते तो खाते पीते तो इंसान है, लेकिन चक्रवात को दोस्तों यानी प्रकृति की किसी चीज़ को मतलब ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि ऐसी एक्टिविटी करते हुए दिखाया जाता है जो कि मानव करते हैं, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो जाता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी ऑप्शन सी वाला दोस्तों आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, द इडियम वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून है, ठीक है ना। द इडियम वंस इन ए ब्लू मून का मतलब क्या होता है दोस्तों, वंस इन ए ब्लू मून, बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। पोस्ट सर्टेनली, वेरी रेयरली, ये वेरी एक्सपेंसिव। वंस इन ए मून, ब्लू मून, दोस्तों जैसे आपने हिंदी में एक मुहावरा सुना होगा, ईद का चांद, ईद का चांद होना, यानी कि बहुत ही कम दिखाई देना, ये बहुत ही कभी कभी दिखाई देना ना, तो वही दोस्तों यहाँ पे सेम है, वंस इन ए ब्लू मून, यानी बहुत ही रेयरली दिखाई देना, यानी वेरी रेयरली, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वेरी रेयरली का मतलब बहुत ही कम दिखाई देना, है ना, यानी बहुत ही कम, कोई भी चाहे दिखाई देना कुछ भी हो, यानी कि बहुत कम, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी वंस इन ए ब्लू मून, ईद का चांद, ठीक है ना, कभी कभी, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। नो बॉडी विल डैश विद हिज बिहेवियर। तो नो बॉडी विल, यहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब बतानी है। अब दोस्तों फ्रेजल वर्ब आप तभी कर पाओगे या तो आपको पता हो, या हल्का सा दोस्तों आपको अगर फिक्स आ गई तब कर पाओगे अगर आपने पढ़ी है। अब यहाँ पे दोस्तों विद लगा है, नो बॉडी विल कम अप विद, यहाँ पे आएगा नो बॉडी विल कम अप विद हिज बिहेवियर, तो नो बॉडी विल कम अप विद हिज बिहेवियर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कम अप विद का मतलब दोस्तों किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, समथिंग इस टाइप का होता है। अगर दोस्तों हम गेट इन की बात करें, गेट इन का मतलब होता है दोस्तों किसी के साथ फ्रेंडली, मतलब कि फ्रेंडली किसी के साथ बिहेव करने की, ये फ्रेंडली हो जाना किसी के साथ, ऐसा कुछ होता है। पुटअप की अगर बात करें दोस्तों, पुटअप का मतलब होता है टॉलरेट करना, फिर सहना, टॉलरेट करना यानी कि सहना, तो यहाँ पे ऐसी भाव नहीं है, ये तो नहीं होगा। पुट इन, पुट इन का मतलब होता है दोस्तों किसी को बीच में टोकना, रोकना, इंटरप्ट करना, पुट इन करना, है ना, यानी बीच में रोकना टोकना, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कम अप होगा, तो ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट है सेंटेंस। इफ यू पोर ऑयल ऑन वाटर, यहाँ पे सेम लिखा है, इट मे फ्लोट, इट विल फ्लोट, इट शैल फ्लोट, इट फ्लोट्स, यानी दोस्तों मॉडल और यहाँ पे वर्ब यहाँ पे कंबाइन किया, तो आपको बताना कौन सा सही है। अगर आप दोस्तों पानी डालोगे किसके ऊपर, तेल के ऊपर, तो दोस्तों तेल है वो तैर सकता है या तैरेगा, यहाँ पे भी दोस्तों तैरेगा या फिर तैरता है, तो यहाँ पे आपको बताना कौन सा है। दोस्तों जब आप तेल के ऊपर पानी डालोगे, पानी भारी होता है, तेल हल्का होता है, तो वो तैरेगा, पक्का तैरेगा, है ना। मैं तब आता है जब संभावना होती है भी तैर भी सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, यानी कुछ संभावना बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, तो पॉसिबिलिटी तो कम नहीं है, वो तो पक्का तैरेगा, तो मैं नहीं आएगा।
अब यहाँ पे फ्लोट्स तैरता है भी नहीं आएगा, विल और शेल में से एक आएगा। लेकिन दोस्तों आपको पता है जब डिटर्मिनेशन वाली बात होती है तब हम विल का यूज करते हैं, तो इट विल फ्लोट यहाँ पे आ जाएगा, क्यों है तैरेगा, इट विल फ्लोट। ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, टू टर्न द टेबल्स मीनिंग। टू टर्न द टेबल, टू टर्न द टेबल का मतलब क्या होता है? टू मेक स्पेस, टू आर्ग्यू, टू रिवर्स द कंडीशंस, टू मेक ए फेस। टू टर्न द टेबल दोस्तों हिंदी में इसको बोलेंगे पासा पलट देना, ये बाजी पलट देना, स्थिति उल्ट देना, है ना। यानी जैसे ऐसा कुछ करना, जैसे कोई मैच चल रहा है, ठीक है ना, तो मैच चल रहा है, कोई टीम हारने वाली है, लेकिन एक साथ कोई मतलब आउट हो गया, और एक कोई ऐसा प्लेयर आ गया जिसने दबादब रन बना दिए और जो हारने वाली थी वो जीत गई, यानी बिल्कुल पासा पलट दिया। यानी टू रिवर्स द कंडीशन, है ना, स्थितियों को पलट देना। टू टर्न द टेबल्स का मतलब होता है कि स्थितियों को पलट देना। तो ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है मैटर रिटन बाय हैंड इज नोन एज। यानी जो चीज़ हाथ से लिखी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हस्तलिपि बोलते हैं, या पांडुलिपि आपने सुनी होगी, वो हाथ से लिखी होती थी। मैनुअल, हैंडक्राफ्ट, हीरोग्लाइफिक, ये फिर दोस्तों मैन्युस्क्रिप्ट। दोस्तों मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपियों को बोलते हैं, हस्तलिपि इनको बोल देते हैं, पांडुलिपि ये हाथ से लिखी जाती थी पुराने टाइम में। तो मैन्युस्क्रिप्ट दोस्तों उस मैटर को बोला जाता है जो भी हाथ से लिखा होता है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। टोटल हमने 30 क्वेश्चन किए। आपको दोस्तों कमेंट में जरूर बताना है कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे। और दोस्तों वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ हेल्प मिली, तो इसे लाइक जरूर करना और बाकी साथियों के साथ शेयर जरूर करना। और दोस्तों एक और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों जो पास में बेल आइकन आपको दिखाई देगा उसे जरूर प्रेस कर लेना। उससे क्या फायदा होगा, जब भी दोस्तों हमारी कोई नई वीडियो आएगी, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।